दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं वीरेश चौहान और मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो सारा अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इस वीडियो की सीरीज़ में मैं जितने भी डाई कास्टिंग के अंदर प्रोसेसेस होती हैं, वन बाय वन सारी प्रोसेस कवर करूंगा और उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, कैसे उनके एक्शन प्लान या काउंटर मेजर लेंगे जिससे कि डिफेक्ट रिपीट ना हो और नए डिफेक्ट भी पैदा ना हो, उनका प्रिवेंटिव एक्शन पर भी हम सारी बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो कवर की हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर वो 4 प्रोसेस कवर की हैं अभी तक हमने, जिनमें जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी इनकमिंग इंस्पेक्शन यानी कि रॉ मटेरियल रिसीविंग की है। देन उसके बाद मेल्टिंग के बाद हमारी होल्डिंग फर्नेस एंड देन कास्टिंग प्रोसेस। तो कास्टिंग प्रोसेस मैंने सबसे पहले कवर की थी। मेरे जिन साथियों ने उसके ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, या जो भी अभी मेरे साथी नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर वो भी उस लिंक को क्लिक करके वो पुरानी वीडियोज़ मेरी सारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रोसेस होने वाली है हमारी फेटलिंग प्रोसेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे को इस वीडियो को लाने में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है और मैं आगे से चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको महीने में एटलीस्ट 2 वीडियो मिनिमम मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, फेटलिंग प्रोसेस में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाइड करें और उनके ऊपर कैसे एक्शन है, ये मैं 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ लोगों का ये दोस्तों का कुछ ये कहना था कि आपकी वीडियोस की लेंथ थोड़ी अधिक होती है तो आप इसको थोड़ा कम कीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने फेटलिंग प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा जो भी डाई कास्टिंग मशीन के ऊपर फेटलिंग की जाती है कंपोनेंट की, वो कवर करूँगा। देन उसके बाद जो ऑफलाइन फेटलिंग की जाती है मशीन से दूर ले जाकर, देन उसको सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। दोस्तों, जैसे ही कंपोनेंट कास्टिंग की मशीन से बाहर आता है तभी उसके ऊपर फेटलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और इस फेटलिंग प्रोसेस में जो स्टार्टिंग होती है, जो स्टेप पहला होता है वो होता है रनर राइजर और ग्रेड ब्रेकिंग का। तो डाई कास्टिंग के अंदर जो भी मेन डिफेक्ट आते हैं वो सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है उसमें डेंट एंड स्क्रैच का। देन उसके बाद प्रोफाइल एनजी और थर्ड इफेक्ट आता है हमारा गेट वेटनेस मार्क, या जिसको आप गेट चिप ऑफ भी बोलते हैं, यानी कि गेट एरिया से मेटल का चिप ऑफ हो जाना। तो ये 3 मेजर डिफेक्ट हमारे डाई कास्टिंग के अंदर आते हैं जो मशीन के ऊपर ही हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं जो मशीन के ऊपर आता है, वो है डेंट एंड स्क्रैच। यदि आपके कंपोनेंट की कोई एथिकली रिक्वायरमेंट है या पेंटेड पार्ट है वो आपका, तो उसमें ख़ास तौर से हमें केयर करनी होती है कि कोई भी डेंट या स्क्रैच ना लगे। और आजकल तो वैसे दोस्तों कोई भी कस्टमर हमारा डेंट स्क्रैच किसी इंजन पार्ट में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें सारे कंपोनेंट डेंट फ्री स्क्रैच फ्री ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो डेंट की शुरुआत होती है दोस्तों जैसे ही हमारा कंपोनेंट मशीन से बाहर आता है और हम टेबल के ऊपर रखते हैं। तो टेबल के ऊपर जो आपकी वर्किंग टेबल होती है, वहाँ ऑपरेटर जब उस कंपोनेंट को रखता है गर्म पार्ट को, तो टेबल के ऊपर पहले से ही बहुत सारे हमारे एल्यूमिनियम का स्क्रैप पड़ा होता है, जिनमें आपका गेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, रनर राइजर या ओवरफ्लोज भी हो सकते हैं। जब गर्म कंपोनेंट उनके कांटेक्ट में आता है या वो हिट करते हैं कंपोनेंट के साथ, तो वहाँ डेंट स्क्रैच लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको जो भी वर्किंग टेबल है ऑपरेटर की, उसको नीट एंड क्लीन रखा जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जो भी वर्किंग टेबल है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी शार्प कॉर्नर ना हो, कोई शार्प एजेस ना हो। अगर कंपोनेंट हल्का सा भी उसके साथ टच कर जाएगा तो उसमें डेंट स्क्रैच लगेंगे, या कोई वेल्डिंग की हुई होती है जैसे टेबल्स के ऊपर जगह जगह, तो वो वेल्डिंग निकली हुई ना हो और वो प्रॉपरली मेंटेन हो। तो इससे हम डेंट स्क्रैच जो आते हैं हमारे कंपोनेंट हॉट कंपोनेंट में लगने के कारण जो भी स्क्रैच आते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, या नेक्स्ट स्टेप बोले हैं उसको, वो ऑपरेटर रनर राइजर और गेटिंग को ब्रेकिंग करता है। तो नॉर्मली डाई कास्टिंग के अंदर जो प्रैक्टिस होती है उसको 3 मेथड से हम ब्रेक करते हैं। जो पहला मेथड होता है हमारा, उसमें हम आयरन की पाइप इस्तेमाल करते हैं, जिससे रनर राइजर तोड़ते हैं हम। सेकंड जो इस्तेमाल करते हैं वुडन हैमर का करते हैं, और थर्ड रहता है हमारा नायलॉन हैमर का। अब आप सोच रहे होंगे कि वुडन और नायलॉन हैमर हमारे ज़्यादा सेफ है बजाय आयरन रॉड के।
तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वुडन या नायलॉन हैमर भी हमारे डेंट स्क्रैच काफ़ी लगा सकते हैं, क्योंकि जब वुडन या नायलॉन हैमर हम बार बार गर्म गेट रनराइजर तोड़ेंगे तो वो गर्म कास्टिंग के संपर्क में आने के बाद वो बर्न हो जाता है वो एरिया, और वहाँ पे भी एक हार्ड लेयर उसकी जनरेट हो जाती है, और उसके अगर गलती से ऑपरेटर का साइड में हल्का सा भी कंपोनेंट के ऊपर वो लग गया तो वो भी काफ़ी डीप डेंट स्क्रैच लगा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड तो रहता है कि आप ट्रिमिंग डाई का इस्तेमाल करें, परंतु ट्रिमिंग डाई क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है, रनिंग कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आती है, तो नॉर्मली वो प्रैक्टिस में नहीं होती। ट्रिमिंग डाई का आप वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कि कंपोनेंट आपका महीने में एटलीस्ट 20 डेज या 25 डेज आपका रनिंग करता हो, तो ट्रिमिंग डाई आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप प्रॉपर्ली ट्रिमिंग करें कंपोनेंट की, तो ये जितने भी तीनों इफेक्ट मैंने बताए जो डाई कास्टिंग में आते हैं उनसे काफ़ी हद तक आप बचाव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में ऑपरेटर जब रनराइजर तोड़ देता है या गेटिंग सिस्टम, उसके बाद जो है उसको ट्रॉली में स्टैक करके कंपोनेंट को रखने होते हैं। तो कंपोनेंट को ट्रॉली में रखने के लिए हम दो तरह की ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली किसी भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में। डाली ट्रॉली का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जाली ट्रॉली के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी हाइट काफ़ी कम होती है। नॉर्मली डाई कास्टिंग कि मशीन का जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑपरेटर खड़ा होता है काफ़ी हाइट पे होता है, और ऑपरेटर जब बार बार कंपोनेंट को अपनी काफ़ी नीचे की हाइट पे ला के रखता है तो उसके लिए वो ऑपरेटर फटीग बढ़ती है और वो फिर ऊपर से ही कंपोनेंट को छोड़ने लगता है, जिसके कारण कि काफ़ी हाइट से कंपोनेंट ड्रॉप होता है। जाली ट्रॉली में जब जाता है तो नीचे वाले रखे कंपोनेंट से वो टकरा कर वहाँ पर भी डेंट स्क्रैच बनाता है। तो इसके लिए रिकमेंड यही है कि आप हैंगर टाइप ट्रॉली का इस्तेमाल करें, तो उससे आपके डेंट स्क्रैच काफ़ी हद तक बचाए जा सकते हैं। डेंट स्क्रैच को बचाने के लिए हैंगर ट्रॉली ही इस्तेमाल करना क्यों फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट की प्रॉपरली आप 1 बाय 1 स्टैक कर सकते हैं हैंगर के अंदर। केवल आपको उसमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी कोई शार्प कॉर्नर ना हो, कोई रॉड बैंड ना हो या वेल्डिंग वगैरह वहाँ उखड़ी हुई ना हो, और रॉड भी कई बार जो एक दूसरे से हिट होकर जो बैंड हो जाती हैं, इस तरह की कोई भी कंडीशन ट्रॉली के अंदर ना हो। डेंट स्क्रैच की नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी जब ऑपरेटर्स ने अपना स्टैकिंग करके प्रॉपरली कंपोनेंट रखती है जाली ट्रॉली में या आपकी हैंगर टाइप ट्रॉली में, लेकिन वहाँ पे कोई डेंट नहीं लगा। लेकिन जब आप उसको फ्लोर के ऊपर मूवमेंट करेंगे तो उसमें कंडीशन आती है कि जो ट्रॉली के व्हील होते हैं आपके, अगर वो उनमें से कोई 4 व्हील हैं तो अगर एक व्हील भी जाम हो गया तो ऑपरेटर ज़बरदस्ती खींच कर उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ वाइब्रेशन उसमें होंगे और आपका फ्लोर भी ख़राब होगा, और उन वाइब्रेशन की वजह से भी कंपोनेंट आपस में हिट करके वहाँ डेंट स्क्रैच बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें ट्रॉली की मेंटेनेंस में प्रॉपर्ली हो, उसमें कोई टूटा फूटा या शार्प कॉर्नर ना हो, साथ में उसके व्हील भी पीरियडिकली आप चेक करते रहें, व्हील भी आपके प्रॉपर्ली रनिंग होनी चाहिए, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डेंट स्क्रैच के लिए ही कि जब ट्रॉली जिस फ्लोर के ऊपर आप मूव करते हैं वो ही फ्लोर आपका टूटा हुआ है, जगह जगह उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, और ट्रॉली जैसे ही आगे बढ़ती है और कोई व्हील उस गड्ढे के अंदर आ जाता है तो आपकी ट्रॉली पलट सकती है या कंपोनेंट गिर सकता है उस केस में, और आपका वो डैमेज होकर ख़राब हो जाएगा, कंपोनेंट आपका यूजेबल नहीं रहेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट आता है प्रोफाइल एनजी। तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एस्ट कट प्रोफाइल ही हमारी डायरेक्ट असेंबली में यूज़ होती हैं, जिसमें बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होता। ऐसे केस में अगर ऑपरेटर गलती से कोई पाइप या हैमर उसमें हिट कर देता है हल्का सा भी और प्रोफाइल बेंड हो जाती है, तो फाइनल असेंबली में जाकर कंपोनेंट की फिटमेंट की इशू आती है, और वो कस्टमर एंड पे या आपके ही एंड पे अगर असेंबली हो रही है तो वहाँ जाके फिर वो कंपोनेंट रिजेक्ट होता है। तो इसके लिए अगेन प्रिवेंटिव एक्शन वही है कि आप ट्रिमिंग डाई का इस्तेमाल करें, या जो भी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा है अपना रनराइजर गेट ब्रेकिंग के लिए वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए, और वो इस तरह से इक्विपमेंट को यूज़ करे कि कंपोनेंट को हिट ना करे। देन इसके बाद आता है चिप ऑफ, या जिसे हम गेट विटनेस मार्क बोलते हैं। ये नॉर्मली जो चिप ऑफ की प्रॉब्लम आती है, या तो डाई कास्टिंग की प्रोसेस के कुछ पैरामीटर होते हैं जिनमें मेटल ओवरलैप कर जाता है, उसकी वजह से आती है, या आपका जो गेटिंग एरिया है जिस जगह पे उसकी थिकनेस, अगर जो डिज़ाइन थिकनेस है उससे अधिक आपकी थिकनेस चली गई, अगर आपने 2.3 mm की वहाँ डिज़ाइन की हुई है और वो 2.5 और 2.8 भी हो गई, तो वहाँ चांसेस अधिक हो जाते हैं कि उस एरिया से वो मेटल चिप ऑफ होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं अब आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 हमारे मेजर डिफेक्ट थे जो हमारे डाई कास्टिंग मशीन के ऊपर आते हैं, या वहाँ से जो फर्दर हम मूवमेंट करते हैं कंपोनेंट का उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें कि मैं जो ऑफलाइन कंपोनेंट हम फैटलिंग करते हैं वहाँ पे हमें फैटलिंग में क्या क्या
प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे।